ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएन क्लासेस। एक बार फिर आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड लेकर आ गए हैं और ये पार्ट इस चैप्टर का आखिरी पार्ट रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, राइट। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो टॉपिक रहेगा हमारा रिसोर्सेस प्लानिंग। रिसोर्सेस प्लानिंग, इस पूरे टॉपिक में हम समझेंगे रिसोर्सेस प्लानिंग प्रोसेस को, राइट। किसी भी रिसोर्सेस को लेके प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, राइट। सो प्लानिंग स्ट्रेटेजीज फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस, राइट। क्या प्लानिंग प्रोसेस होना चाहिए, क्या प्लानिंग प्रोसेस होता है रिसोर्सेस प्लानिंग में, राइट। तो रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। ये कुछ फॉलोइंग प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं रिसोर्सेस प्लानिंग के प्रोसेस में, राइट। ये फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेस प्लानिंग है, ये सेकेंड प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेस प्लानिंग है, ये थर्ड प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेस प्लानिंग है, राइट। इन तीनों प्रोसेस से रिसोर्सेस प्लानिंग की जाती है, राइट। तो सबसे पहला प्रोसेस दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस इन द कंट्री। पहला प्रोसेस क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, इन्वेंट करना, राइट। किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, उसे खोजना, उसकी इन्वेंट्री करना, राइट। तो ये पहला प्रोसेस कहलाता है रिसोर्सेस प्रोसेस का, रिसोर्सेस प्लानिंग प्रोसेस का, राइट। सो इसके अंदर बेसिकली क्या चीज होती है, इस चीज को समझना। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ द रिसोर्सेस, राइट। इसके अंदर हमें पता रहता है कि कितनी क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या रिसोर्सेस का एस्टिमेशन रहने वाला है, राइट। ये सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती है। सिंपल, अगर आप लेट से कोई भी रिसोर्सेस प्लानिंग करने जा रहे हैं, किसी भी रिसोर्सेस को लेके प्लानिंग करने जा रहे हैं, राइट, तो आपका पहला प्रोसेस होगा आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, राइट। उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व रहेगी, सर्वेइंग, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेस, राइट। तो पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, मतलब ये फर्स्ट प्रोसेस है। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या है? प्लान्ड स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, राइट। दूसरा प्लानिंग का प्रोसेस है पूरे स्ट्रक्चर को प्लान कर लेना, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, एप्रोप्रिएट स्किल के साथ, किसी भी इंस्टीट्यूशनल को सेटअप करने के लिए। कोई भी टारगेट बनाया है तो उसका प्लान, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना, ये दूसरा प्रोसेस कहलाता है, राइट। अब इसमें क्या है? फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान्स। इसके अंदर जो भी टारगेट बनाया है, जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स हैं, राइट, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, ये दूसरा प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस, राइट। ये सेकंड प्रोसेस है प्लानिंग प्रोसेस का, सिंपल, राइट। सिर्फ इतनी चीज याद रखना, फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, राइट। मतलब जो भी प्लान्ड स्ट्रक्चर है उसे पूरे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, पूरी स्किल के साथ उस इंस्टीट्यूशनल को सेटअप करना फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स, राइट। आई होप समझ आ गया हो। लास्ट प्रोसेस मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, राइट। मतलब जो भी रिसोर्सेज की प्लानिंग हुई है फर्स्ट सेकंड प्रोसेस में, उसको मैच करना आखिरी प्रोसेस है, राइट। कि किस चीज के प्रोजेक्ट को तैयार किया है, क्या गोल तैयार किया है, क्या डेवलपमेंट प्लान्स तैयार करे हैं ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट में। तो आखिरी क्या है? आखिरी है पूरी तरीके से मैच करना, राइट, मैचिंग द रिसोर्सेज, राइट। इज दैट क्लियर? राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। मतलब इंडिया में रिसोर्सेस प्लानिंग कैसे है, किस तरीके से की जाती है, राइट। सो इंडिया हैज एनर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। इंडिया के अंदर जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है, मतलब उसमें रिसोर्सेस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। क्योंकि अलग अलग जगह, कहीं पर ज्यादा है रिसोर्सेस, कहीं पर कम, राइट। ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पे रिसोर्सेस रिच डिपॉजिट है और किसी रिसोर्सेस में लैक कर रहे हैं। ऐसे कई रीजन्स इंडिया में हैं, राइट। ऑब्वियसली इंडिया में तो डाइवर्सिटी तो है ही है, बट द पॉइंट इज इंडिया में जो भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम, राइट। हाउएवर देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। अभी मैंने तुम्हें बताया
कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया के अंदर रिसोर्सेस, राइट, अलग अलग रीजन्स में। एंड रीजन्स ऑफ झारखंड, जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट्स, राइट। ये स्टेट्स काफी रिच माने जाते हैं मिनरल्स डिपॉजिट्स में, राइट। मिनरल्स, मेटल, नॉन मेटल, फेरस, नॉन फेरस, राइट। मतलब ओवरऑल जितने भी टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं ज्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी मतलब है इसके अंदर, बट याद रखना तुम सब, राइट। कई बार एमसीक्यू में आ जाते हैं क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश इज रिच इन वाटर रिसोर्सेज। अब भाई अरुणाचल प्रदेश वाटर रिसोर्सेज में काफी रिच है, बट लैक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश लैक करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, राइट। मैंने अभी बताया ना कि भाई कई जगह पर कोई चीज रिच है तो वहां पे दूसरा रिसोर्स लैक कर रहा है, सिंपल, राइट। अब यार जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। अगर किसी इंसान में भाई अच्छाइयां हैं ना तो बुराइयां भी होती है, अगर बात हम किसी इंसान की करें तो, राइट। तो कहने का मतलब यह है किसी किसी रीजन में कोई कोई रिसोर्सेज रिच डिपॉजिट है तो हो सकता है किसी और चीज में वो लैक करे। जैसे राजस्थान रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी बट इट लैक वाटर रिसोर्सेज, राइट। ये सारे एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं, सिंपल। और डायग्राम देख लेना है, मतलब आपको समझ आ जाएगा। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, आई होप समझ आ गया हो, राइट। चलिए, राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। कंजर्वेशन भी जरूरी है, यस। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। बिना कॉम्प्रोमाइज किए जो भी आने वाली जनरेशन की नीड होगी वो अपनी डेवलपमेंट को भी कॉन्टिन्यूसली चलाते रहेंगे बिना रुके, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप कोई भी रिसोर्स यूज करते हो, यस, आने वाले समय में भी वो रिसोर्सेज यूज होना चाहिए और उससे आने वाली जनरेशन भी डेवलपमेंट करते रहनी चाहिए और उससे आने वाली जनरेशन भी तरक्की करती रहे, राइट। रुकनी नहीं चाहिए, उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अब देखो 3R, 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इस 3R के प्रोसेस को आपने क्लियर कर लेना है कि भाई देखो रिसोर्सेज की कंजर्वेशन भी जरूरी है अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो। डेवलपमेंट को रुकने नहीं देनी और एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं पहुंचाना है, पर्यावरण को दूषित भी नहीं करना है, उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप समझ आ गया हो, यस। 3R भी अच्छे से याद कर लेना। रिड्यूस, भाई ऑब्वियसली कोई रिसोर्स ऐसा है जिसको आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, उतनी नीड नहीं है करने की, तो उसमें आपने थोड़ा बहुत रिडक्शन करना है। रीयूज, बहुत रिसोर्सेज ऐसे हैं दोबारा यूज किए जा सकते हैं, जैसे पानी, वाटर। कई जगह पर ऐसा होता है जैसे घरों में जो आरओ का वेस्ट वाटर होता है ना, कई लोग उसको नाली में बहा देते हैं, वो पानी रीयूज में लाया जा सकता है, राइट। तो वो कंजर्वेशन करो। रिसाइकल, कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें यूज करने के बाद दोबारा बनाया जा सकता है। तो कंजर्वेशन बहुत जरूरी है रिसोर्सेज की, राइट। अब देखो, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स एंड नो वेस्टेज, वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, save electricity by switching off lights and fans when not using, do not waste paper and water, rain water harvesting etc, right। मतलब ये जितने पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स कंजर्वेशन को दर्शा रहे हैं, राइट। मतलब लेट से जैसे तुम सब लोग लाइट खुली छोड़ देते हो, फैन खुला छोड़ देते हो, अरे भाई क्या करना है यार, क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे हो ही जाएगा, राइट। क्या करना अभी पता ही नहीं है कुछ भी। तो भाई देखो सारी चीजें सेफ रखनी है, सेव रखनी है, राइट। बिना किसी के यूज के अगर वो चीज यूज हो रही है और एक्स्ट्रा हो रही है तो भाई उसमें बचत नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी, सिंपल, राइट। अब मैं यहां से जाऊं, पैनल खुला छोड़ जाऊं, एसी ऑन छोड़ जाऊं, सब कुछ ऑन छोड़ जाऊं, तो क्या ये सही है? कल फिर आ जाऊंगा ये खुला मिलेगा, होगा कुछ भी नहीं। बट इलेक्ट्रिसिटी फालतू यूज होगी, किसी काम में नहीं आ रही होगी जब मैं यहाँ नहीं हूँ या कोई और टीचर यहाँ नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज चाहे कोई भी किसी भी कैटेगरी किसी भी टाइप्स का क्यों ना हो, बट कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, राइट। आई होप समझ आ गया हो, सिंपल। अब देखो देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड, महात्मा गांधी जी कहते थे और सही बात है,
हर किसी की नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे कंट्री में रिसोर्सेस काफी है, सफिशिएंट है, बट एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, किसी की लालच को पूरा करने के लिए काफी नहीं है, राइट। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। कहने का मतलब है रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी चाहत तो बढ़ती रही, राइट। आज हमारे पास BMW आ जाए तो हम कहेंगे जगुआर आ जाए, लैम्बोर्गिनी आ जाए, तो यार वो चीज खत्म नहीं होगी, राइट। सिंपल। तो ये MK गांधी जी, महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी का ये पूरा एक थॉट था कि इतने रिसोर्सेस तो हमारे कंट्री में है जिससे हर किसी की नीड को फुलफिल किया जा सके, राइट। बट इतने नहीं है कि किसी की ग्रीड, लालच को पूरा किया जा सके, राइट। सो ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स and exploitative nature of modern technology as the root cause for resources depletion at the global level। गांधी जी ने ना मतलब ये बहुत रूट कॉज बोला था रिसोर्सेज डिप्लीशन का, कि हर इंडिविजुअल सेल्फिश होता जा रहा है, उसकी लालच बढ़ती जा रही है, वो सिर्फ अपनी ही डेवलपमेंट को देख रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। तो ग्लोबल लेवल पे सबसे तगड़ा कॉज ये बोला था महात्मा गांधी जी ने, रूट कॉज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज का। किस चीज का? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ग्लोबल लेवल में। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस के थ्रू प्रोडक्शन होना चाहिए, मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। तो गांधी जी इस चीज के सख्त खिलाफ थे। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात मतलब ये है, ठीक है बात, इसमें कोई झूठ या ऐसा कुछ भी नहीं, राइट। देखो यार, डेवलपमेंट का गोल सबका होता है, डिफरेंट पर्संस डिफरेंट गोल्स। इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट में हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, राइट। अब रिसोर्सेज को हमें उतना यूज करना है विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज टू एंश्योर डेवलपमेंट। सही है, मानते हैं, बट इतना नहीं होना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचे, हमारी डेवलपमेंट होती जाए, हमारे इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट नहीं यार। सबको लेके चलो, सबका साथ सबका विकास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये मतलब थॉट है। तो अब समझते हैं लैंड रिसोर्स, राइट। हम लैंड को एज अ रिसोर्स समझेंगे, राइट। सो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली लैंड एक मतलब नेचुरल रिसोर्स है, और बहुत ज्यादा लैंड की इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में भी, और हमारे आसपास के एनवायरमेंट्स के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए, राइट। अलग अलग पर्पस होते हैं लैंड के यूटिलाइजेशन में, अभी हम समझेंगे, राइट, कि कौन से टाइप की लैंड किस एक्टिविटी में यूज की जाती है, राइट। बट आप सब एक चीज समझो कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इट सपोर्ट द फॉलोइंग, राइट। इन सारी एक्टिविटीज को डन करने में लैंड का सपोर्ट रहता है, राइट। जमीन, लैंड को हम हिंदी में कहते हैं जमीन, सिंपल। नेचुरल वेजिटेशन एक्टिविटी, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। सारी एक्टिविटीज को लैंड पर किया जाता है, सिंपल। तो ये मतलब बहुत ज्यादा प्रीशियस रिसोर्स भी है, और इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, सिंपल, राइट। लैंड की इस चीज को समझो आप, लैंड को एज अ रिसोर्स। अब ये वाला टॉपिक समझो थोड़ा सा, अब इस वाले पार्ट को समझो, लैंड रिसोर्स रिलीफ फीचर्स, ध्यान देना, राइट। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो प्लेन लैंड 43% है, माउंटेन लैंड 30% है, प्लेट्यूज लैंड 27% है, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बाइफरकेट कर लेना है, डिवाइड कर लेना है कि कितने परसेंट कौन से टाइप की लैंड अवेलेबल है, राइट, हमारे कंट्री के अंदर, सिंपल। तो अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात प्लेन लैंड की करें तो इसका परसेंट 43 है, इस पे टिक कर देना और याद रखना, राइट। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब ये वाली जो लैंड होती है ना, इसके अंदर हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इंडस्ट्री, राइट, मतलब इंडस्ट्री की स्टैब्लिशमेंट और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, राइट, सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करना टाइप सब कुछ लैंड के ऊपर ही तो होता है, राइट। तो 43% प्लेन लैंड है जिस पर ये वाली एक्टिविटी की जाती है। इसके बाद माउंटेन लैंड, पहाड़ी वाली मतलब इलाकों पर जो भी जमीनें, एंश्योर पैरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, ऑब्वियसली कई रिवर माउंटेन से आ रही होती है। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म, टूरिज्म के लिए काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, राइट।
माउंटेन लैंड, इतना तो आप सबको भी बेसिक सा पता ही होगा। यस, कि भाई माउंटेन लैंड की भी इंपॉर्टेंस होती है, राइट। सो प्लेट्यूज रीजन, ऑब्वियसली प्लेट्यूज लैंड 27%, इट पॉसेसेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल, यहाँ पे रिच मतलब काफी मात्रा में मिनरल्स रिजर्व होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, यस, डायग्राम देख सकते हो आप। मिनरल्स की भी इंपॉर्टेंस, ऑब्वियसली एक अलग सा चैप्टर भी है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, थोड़ा डिटेल में हम उसमें भी समझेंगे। लेकिन इतनी बात ध्यान रखो कि लैंड को हम एज अ रिसोर्स ऑब्वियसली यूज करते हैं, लैंड का यूटिलाइजेशन होता है डिफरेंट पर्पस पर, यस। और अलग अलग टाइप की लैंड होती है, ऐसा नहीं है कि एक लैंड पर हम सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट। इस टॉपिक को भी अभी हम इसके बाद समझेंगे कि कौन कौन से टाइप की लैंड होती है, किस पर हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। अब सारी जमीनों पर सारे मतलब एक्टिविटीज को डन नहीं किया जा सकता, इतना आपको भी पता होगा, राइट। तो अब इस चीज को भी समझते हैं, बट इस परसेंटेज को याद रखना, अच्छे से याद रखना गाइस, बाकी ग्राफ वाइज भी मतलब ध्यान रखना। ये परसेंटेज कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं, और अब तो सीबीएसई ने सैंपल पेपर भी लॉन्च कर दिया है ना। तो अब तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, इको, मतलब चारों पार्ट सेक्शन में डिवाइड कर दिए, सिंपल, राइट। तो ऑब्वियसली भाई एमसीक्यूज अगर सिविक्स से आ रहा है तो ऑब्वियसली ज्योग्राफी से आ रहा है, हिस्ट्री से आ रहा है, सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे उसी में अलग अलग सेक्शन में, राइट। तो ये बात तो तुम्हें भाई ऑब्वियसली कई टीचर्स डाल ही रहे हैं वीडियो वगैरह, सारी इंफॉर्मेशन मिल ही गई है तुम सबको, राइट। अब समझो लैंड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अलग अलग टाइप्स की लैंड होती है, राइट। जैसे लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती, वहां कल्टीवेशन एक्टिविटी नहीं की जा सकती, जैसे रोड, यहाँ पे क्या खेती बाड़ी करोगे फिर। तो ऑब्वियसली बैरन लैंड, वेस्ट लैंड होती है वो, सिंपल। बैरन वेस्ट लैंड को या तो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, या फिर इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, सिंपल। सो आजकल गवर्नमेंट देख रहे हो ना, एक्सप्रेस वे ज्यादातर बनाने की कोशिश कर रही है, सारी बंजर जमीनें को मतलब लाइक वहां पे रोड की कंस्ट्रक्शन कर देना, एक्सप्रेस वे बना देना टाइप, राइट। तो पहला टाइप लैंड के यूटिलाइजेशन का है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। दूसरा भाई इसी का ही पार्ट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, वो जमीनें जो वहां पे मतलब एग्रीकल्चरल यूजेस में नहीं आती, ऑब्वियसली, सिंपल। दूसरे टाइप की लैंड होती है फॉरेस्ट लैंड, जंगल वाली जमीन, अ लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज, जंगल में तो ज्यादा एरिया ट्रीज वगैरह से कवर्ड होता है, विद नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन की भी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती, है ना। राज मूवी देखी है, ये वाला सीन, है ना। तो भाई ऑब्वियसली डर तो लगता ही है जंगल में जाने से, बट हाँ ये ज्यादातर ट्रीज वगैरह से कवर्ड होती है इस टाइप की लैंड। तीसरा, अदर देन अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब ये है परमानेंट पेस्टर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, परमानेंट पेस्टर्स ग्रेजिंग लैंड होती है, जानवर वगैरह घूमते रहते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप ग्रोव्स, ज्यादातर मिसलेनियस ट्रीज के अंडर होती है ये वाली लैंड, घासें वगैरह होती है, ग्रास वगैरह से मतलब ऑब्वियसली कवर्ड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, राइट। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी इसी के अंदर आती है, जिसमें 5 साल से ज्यादा जमीन पड़ी है, राइट, और वहां पे कोई भी कल्टीवेशन एक्टिविटी नहीं की जाती। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड वो लैंड होती है, ऑब्वियसली इसको आपने ऐसे समझना है, परमानेंट पेस्टर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, यस। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड पड़ी है 5 साल से भी ज्यादा, राइट। तो तीसरे टाइप की लैंड होती है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। आई होप आपको समझ आ गया हो, यस। अब आती है भाई फोर्थ टाइप ऑफ लैंड, फैलो लैंड। फैलो लैंड एक तो करंट फैलो होता है, एक अदर देन करंट फैलो। फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। ऐसे लॉजिकली याद करो, 1 साल से कम साल में कोई भी कल्टीवेशन नहीं की गई, लैंड पड़ी है, तो करंट फैलो लैंड कहलाएगी, मतलब बिना कल्टीवेशन एक्टिविटी किए 1 साल से कम हुआ है, राइट, लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। अब 1 से ज्यादा होगा, 1 से 5 साल के बीच होगा तो अदर देन करंट फैलो होगा, सिंपल सी बात है। करंट फैलो जमीन है बट 1 साल से भी कम समय में एग्रीकल्चरल यूज, कल्टीवेशन यूज नहीं हो, राइट।
और अगर भाई इसके अलावा अदर देन करंट फैलो 1 से 5 साल के बीच पड़ी है लैंड, कोई एग्रीकल्चरल यूजेस में नहीं है, राइट, तो वो अदर देन करंट फैलो लैंड कहलाएगी। तो फैलो लैंड को हमने दो पार्ट में क्या कर लेना है, ओए होए, करंट फैलो अदर देन करंट फैलो में डिवाइड कर लेना है। एक को याद रख लेना, बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट, कोई एक याद कर लेना बस। अब आता है नेट सोन एरिया। भाई टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स वंस इन अ ईयर, मतलब वो एरिया जहां पे फर्टाइल अच्छी होती है, नमी अच्छी होती है, क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, मजे आ जाते हैं, राइट, मतलब नेट सोन एरिया। अभी हम समझेंगे इंडिया में कहां कहां ज्यादा है, कितने परसेंट है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज द टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स वंस और मोर इन अ ईयर, मतलब कि सालों साल यहाँ पर सीजनल फार्मिंग चलती है, सीजनल खेती चलती है नेट सोन एरिया पर। नेट सोन एरिया की जमीन खाली नहीं रहती, खेती बाड़ी चलती रहती है। जैसे फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो लैंड, भाई ऑब्वियसली एक साल, एक से ज्यादा साल खाली रहती है, बट नेट सोन एरिया की नहीं रहती। सिंपल। आई होप आपको समझ आ गया होगा, सभी को समझ आ गया हो, है ना? इज दैट क्लियर? ओके है, पक्का? चलो आगे चलते हैं भाई। देखो हमारी क्लास में जल्दीबाजी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अब समझते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, राइट। इंडिया के अंदर लैंड यूज का पैटर्न क्या है? तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, अगर एमसीक्यू आए तो आंसर याद रखना कि इंडिया में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया लैंड का, जमीन का, इतने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, राइट। लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इस बात को भी आपको याद रखना है कि भाई 100% में से 93%, मतलब अगर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, तो इसमें ओनली 93% लैंड अवेलेबल है जिस पर हम कोई एक्टिविटी करते हैं। सिंपल। 100% हम लैंड को यूज नहीं कर रहे। दिस इज बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम। कई जगह पर हमने, मतलब कई जगह पर इंक्लूडेड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, वो लैंड यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे असम हैज नॉट बीन डन फुल्ली, कुछ रीजन असम का भी है जहां पे हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं उस लैंड पर। इसी तरीके से मोर ओवर सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। कुछ लैंड का सर्वे ही नहीं हुआ है, राइट। वो हिस्सा भी जो जम्मू कश्मीर का थोड़ा बहुत पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई कर लिया है, तो डेटा में उसे भी नहीं रिकॉर्ड में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये याद रखना, 100 में 93% यूटिलाइज हो रहा है, 93% का सर्वे हुआ है जिस पर कोई ना कोई एक्टिविटी की जा रही है, राइट। बहुत बेसिक है, याद रख लेना लैंड यूज पैटर्न, सिंपल। अब समझो ध्यान से, समझो जो पेशेंस रखो यार। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट वाइज इसको समझेंगे। सबसे पहले नेट सोन एरिया को समझते हैं। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेराइज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यस, हर रीजन में, हर स्टेट में जरूरी नहीं है कि नेट सोन एरिया बहुत ज्यादा हो, राइट। तो इस चीज को समझना भाई, हो सकता है किसी स्टेट में ज्यादा है नेट सोन एरिया तो किसी में कम। जैसे इट इज ओवर 80% of the total area in Punjab and Haryana, less than 10% in AP, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। समझ पाए? 80% टोटल एरिया पंजाब हरियाणा का नेट सोन एरिया है। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, राइट। और 10% से भी कम अंडमान निकोबार आइलैंड, मणिपुर, मिजोरम, एपी, यहां पे 10% से भी कम नेट सोन एरिया पाया जाता है, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इलाके में नेट सोन एरिया हो, हर स्टेट में नेट सोन एरिया हो। तो तुम्हें परसेंटेज वाइज पता होना चाहिए कि कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है, राइट। पंजाब हरियाणा की खेती तो यार ऑब्वियसली फेमस है, सिंपल। 80% यहाँ पे नेट सोन एरिया है, 80% यहाँ पे, 80% यहाँ पे नेट सोन एरिया है। यस, चलो अब समझते हैं लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन। तो पहले तो समझेंगे लैंड डिग्रेडेशन। इसको नीचे कर लें थोड़ा सा यार, ताकि आपको दिखे। लैंड डिग्रेडेशन, भाई कई रीजंस की वजह से लैंड डिग्रेड होती है, जैसे डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, माइनिंग, पॉल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज। दीज आर ऑल एक्टिविटीज अपने आप में एक रीजन बनते हैं
लैंड को डिग्रेड करने की, राइट, रिस्पॉन्सिबल है, सिंपल। तो ये बात तो बिल्कुल कॉमन सी है, यस। अब भाई लैंड डिग्रेडेशन इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट्स अलग अलग एक्टिविटी पे। जैसे फॉर एग्जांपल इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होती है यहाँ पे ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। इन स्टेट पे एक सीवियर लेवल पे डिग्रेडेशन होती है, लैंड डिग्रेडेशन, और सबसे तगड़ा रीजन रिस्पॉन्सिबल है माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन स्टेट में, ये याद रखना, राइट। देन इनके अलावा इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे लैंड को डिग्रेड करने में, राइट, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो अलग अलग रीजन रिस्पॉन्सिबल है टू लैंड डिग्रेडेशन, राइट। तो याद रखना है, बेसिक है, बहुत इजी भी है और बहुत बेसिक भी है। इसके अलावा भी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हो पाती है ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी, अल्कलिनिटी इन दिस सॉइल। यस, क्या होता है कि ज्यादा पानी फैलाएंगे कि जो भी मतलब चिकनाहट है, जो भी मिट्टी है, तो कहीं ना कहीं वो गल के नीचे लैंड को खराब तो करती है। तो इन स्टेट में इस वजह से मतलब ज्यादा लैंड डिग्रेड होती है। बाकी इन मेघालय मिनरल प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। ये सीमेंट इंडस्ट्री यानी कि जो भी मिनरल्स को निकालने वाली चीजें हैं, मिनरल एक्सट्रैक्ट रॉक के इंटरनल स्ट्रक्चर से की जाती है, रॉक के अंदर से। तो ये भी मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में मतलब डस्ट वगैरह फैलाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, एक बड़ी मात्रा में डस्ट वगैरह फैलती है। अब देखो ना ये जैसे बिल्डोजर चल रहा है तो किस तरीके से यहाँ पे लैंड डिग्रेड हो रही है, राइट। इट होल्ड बैक द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड, सिंपल। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट रीजंस पे रिस्पॉन्सिबल है टू लैंड डिग्रेडेशन, राइट। तो ये स्टेट वाइज तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई अलग अलग रीजंस रिस्पॉन्सिबल है लैंड को डिग्रेड करने में, बस इतना याद कर लो बहुत है, राइट, ज्यादा टेंशन मत लेना। अब बात आती है लैंड के कंजर्वेशन की, भाई ये तो बहुत जरूरी है, सिंपल। अफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, कायदे से सिस्टमैटिक तरीके से, राइट। एक तो प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। जो भी वेस्ट चीजें हैं उसको सही तरीके से यूज करके सिस्टमैटिक वे में तैयार करो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, राइट। ये सारे कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। अगर ये सब चीजें डन हो जाती है तो ऑब्वियसली सही हो जाएगा। मतलब क्या यार, कंजर्वेशन तो जरूरी है, सेफ रखना तो जरूरी है, नहीं तो यार डिग्रेडेशन तो इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होता जा रहा है, राइट। देख पा रहे हो इन्वायरमेंट पर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इंश्योर करनी ही है, बहुत बड़ा ये चैलेंज तो है ही, बट यार इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है ना, मतलब जो ऐसे कंप्लीट नहीं हो सकता, काफी इसमें मतलब लाइक वो करनी पड़ेगी, सिंपल, राइट, क्लियर है। तो अब समझते हैं सॉइल को एज अ रिसोर्स, राइट। सॉइल पर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट, हैशटैग कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सॉइल भी एक संसाधन है, मिट्टी, सॉइल को हम क्या कहते हैं हिंदी में, मिट्टी, सिंपल। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, राइट। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है, राइट। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ। अर्थ के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अलग अलग टाइप्स के, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है सॉइल, एंड प्लांट्स की ग्रोथ में सॉइल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, यानी मिट्टी प्लांट्स की ग्रोथ में, राइट। तो सॉइल का ये मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है मिट्टी का, राइट। तो सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम एंड इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू cm, अप टू अ फ्यू cm इन डेप्थ, यानी कि कुछ सेंटीमीटर डेप्थ के अंदर सॉइल लाखों साल ले लेती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, अपने लिविंग सिस्टम को, अपने सॉइल को फॉर्म देने में, एक एग्जैक्ट फॉर्म देने में सॉइल को लगभग लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट।
तो ये तुम ध्यान रखना सॉइल की फॉर्मेशन में, सिंपल। तो सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, राइट। सॉइल जो कंसिस्ट होती है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स दोनों से कंसिस्ट होती है, सिंपल। अभी हम टाइप्स ऑफ सॉइल भी पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। ये नहीं है कि एक ही टाइप की मिट्टी होती है, अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती है, जिसकी अलग अलग रोल प्ले होता है। अलग अलग क्रॉप की ग्रोथ में अलग अलग सॉइल का अपना रोल होता है, सिंपल, राइट। तो सबसे पहले अबाउट सॉइल, इन पॉइंट्स को याद रखना, राइट। फिर इसके बाद सबसे पहले सॉइल की प्रोफाइल, इसके बाद मतलब सॉइल की प्रोफाइल को समझते हैं, सिंपल। ऑर्गेनिक लेयर इसे कहते हैं, देख लेना आप, डायग्राम देख लो। टॉप सॉइल ये वाली होती है, सब सॉइल ये पेरेंट मटेरियल बेडरॉक, राइट। तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सॉइल की प्रोफाइल है, सिंपल। कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, राइट। ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल, बेडरॉक, राइट। तो ये भी मतलब याद करना है तुम सबको, सिंपल। अब समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ऑब्वियसली कई फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन पे। सॉइल की फॉर्मेशन में कई सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेट भी एक फैक्टर है सॉइल की फॉर्मेशन में, वेजिटेशन भी एक फैक्टर है, रिलीफ फीचर्स भी एक फैक्टर है, चेंज इन टेम्परेचर भी अपने आप में एक फैक्टर है। टेम्परेचर जब बदलता रहता है तो अलग अलग टाइप की सॉइल फॉर्म होती है, राइट। वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजिशन, मतलब दीज आर ऑल फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, राइट। बहुत बेसिक है, तुम्हें याद रखना है ये सारे फैक्टर्स, राइट, टू द पॉइंट याद होने चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज। अगर आगे ह्यूमैनिटीज लेते हो, ज्योग्राफी लेते हो, तो और भी मजे आ जाएंगे, राइट, सिंपल। तो अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस हमने करा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, राइट। इसी तरीके से आपको सॉइल की क्लासिफिकेशन अच्छे से याद होनी चाहिए विद फाउंडिंग रीजन। पता होना चाहिए कौन सी टाइप की सॉइल कहां पर पाई जाती है, फाउंडिंग रीजन पता होना जरूरी है, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत आराम से समझेंगे, राइट। बच्चे इस टॉपिक को ना हवा मानते हैं, भाई कुछ भी नहीं है, वीडियो लास्ट तक देखो बस, अभी ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा मजे से, राइट। अलुवियल सॉइल, सबसे पहला टाइप सॉइल का अलुवियल सॉइल, राइट। अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अलग अलग प्रोपोर्शन से, अलग अलग टाइप से कंसिस्ट होती है अलुवियल सॉइल, विच मेक्स इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। इसमें अलग अलग काइंड ऑफ प्रोपोर्शंस, राइट, कंसिस्ट होते हैं, राइट। और ये सारे कंसिस्ट होके एलुवियल सॉइल को फॉर्म करते हैं, जिसमें मोस्ट फर्टाइल यानी मोस्ट फर्टिलिटी होती है, और इसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल भी कहा जाता है, राइट। एलुवियल सॉइल खेती बाड़ी में ज्यादातर मतलब कारगर है, ऑब्वियसली, सिंपल। इन चीजों से ये मतलब कंसिस्ट है, और मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स भी कहा जाता है एलुवियल सॉइल को, सिंपल, राइट। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 हिमालयन रिवर, और ज्यादातर ये डिपॉजिट होती है तीनों हिमालयन रिवर, हिमालयन की तीनों मेजर रिवर के पास, उन्हीं में। जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीनों मेजर रिवर है ना हिमालयन रिवर, यस, राइट। समझ आ रहा है ना, मतलब तीनों हिमालयन रिवर में कंसिस्ट है, सिंपल। दीज सॉइल कंटेन्स पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, मतलब ये सारी चीजें भी इन टाइप्स की, इस टाइप की सॉइल में कंसिस्ट होती है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, राइट। ये सारे एसिड्स भी मतलब ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज भी ये सारी कंसिस्ट होती है इस टाइप ऑफ सॉइल में, राइट। और बहुत आइडियल सॉइल मतलब ये भी इसे कहा जाता है अलग अलग क्रॉप्स की ग्रोथ में। मैंने बोला ना अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती है, जिसमें अलग अलग सॉइल की इंपॉर्टेंस मानी जाती है, अलग अलग सॉइल का रोल होता है, सिंपल। तो ऐसे ही एलुवियल सॉइल है, सिंपल। अकॉर्डिंग टू देयर एज, अगर आप सॉइल को, अलुवियल सॉइल को बहुत पुराने टाइम से याद करना चाहते हो, समझना चाहते हो, क्लासिफाई करना चाहते हो, तो अलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ओल्ड अलुवियल, न्यू अलुवियल। ओल्ड अलुवियल को बांगर कहा जाता है,
न्यू अलुवियल को खादर कहा जाता है। तो ये कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, राइट। ओल्ड एलुवियल इज नोन एज बांगर, न्यू एलुवियल इज नोन एज खादर, राइट, सिंपल। तो ध्यान रखना एलुवियल सॉइल है ना, मोस्ट फर्टाइल सॉइल किन किन चीजों से कंसिस्ट है, राइट, लर्न करना है, याद रखना है। अब समझो एंटायर नर्दर्न प्लेन, जितने भी नर्दर्न प्लेन्स वाले इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी एक्सेट्रा, रीजन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, राइट। एलुवियल सॉइल से ये सारे रीजन्स बने हैं, सिंपल। अच्छी खेती बाड़ी भी इन स्टेट में होती है, 80% से भी ज्यादा यहाँ पर नेट सोन एरिया है, राइट। सो इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वहां पे भी है डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स, राइट। मतलब कि पेनिनसुलर रिवर्स जितनी है जहां पे थ्रू आउट द ईयर पानी फ्लो, वाटर फ्लो नहीं करता, उन रिवर्स में भी मतलब है ये वाली सॉइल डिपॉजिट, ये भी याद रख लेना। एक तो हिमालयन रिवर्स तीनों, बाकी भाई पेनिनसुलर रिवर्स, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, तापी, यहां पर मतलब ऑब्वियसली alluvial soil also found है। It is ideal for the growth of sugar cane, गन्ने की खेती में, paddy crops, wheat, other कैरियल मतलब जितने भी अनाज के क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, कैरियल मतलब अनाज, एंड पल्स क्रॉप्स, राइट। इसमें ज्यादातर इनकी मतलब इस वाली क्रॉप की ग्रोथ में ये वाली सॉइल काफी कारगर मानी जाती है, काफी यूजफुल मानी जाती है, राइट। सो ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होती है इसमें, रीजन्स ऑफ अलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, सिंपल। तो ध्यान रखना, रीजन्स को भी याद रख लेना। मैंने अभी तुमसे बोला सॉइल की क्लासिफिकेशन करते वक्त, व्हेन इट्स कम्स टू सॉइल क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल विद फाउंडिंग रीजन और किस क्रॉप में उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, क्या आइडियल है, राइट। ये तुम सबको पता होना जरूरी है, सिंपल। आई होप तुम्हें समझ आ गया अलुवियल सॉइल। अब सेकंड टाइप समझते हैं, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, काली मिट्टी। दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर नोन एज रेगूर सॉइल, इसको रेगूर सॉइल भी कहते हैं। इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ऑब्वियसली कॉटन की खेती के अंदर ज्यादा ये यूजफुल मानी जाती है, कॉटन की ग्रोथ में ज्यादा यूजफुल मानी जाती है ब्लैक सॉइल, राइट। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, जितनी भी गीला मटेरियल है ना क्लेई, उससे बनती है ये ब्लैक सॉइल, ये आप देख सकते हो। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यस। तो आप देख सकते हो कि भाई ये जितनी भी चीजें हैं क्लेई मटेरियल, उनसे मिलकर ये ब्लैक सॉइल को फॉर्म किया जाता है, राइट। इस तरीके से मतलब ये काली होती है, सिंपल, राइट। This type of soil is typical of the Deccan Tribe basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flow, मतलब basalt region में जो भी लावा का फ्लो है उससे ये मतलब ब्लैक सॉइल बनती है, राइट। पूरे के पूरे मतलब डेक्कन ट्राइब बसाल्ट रीजन पड़ता है, क्षेत्र पूरा नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, राइट, इधर, सिंपल। तो रीजन पता होना चाहिए, फाउंडिंग रीजन। दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, अब इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं रिच लेवल पे, सच एज कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, राइट। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, राइट, कि भाई बताओ कि इस वाली टाइप ऑफ सॉइल में, ब्लैक सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन सी क्रॉप की ग्रोथ में ये इंपॉर्टेंट है, कॉटन, याद रखोगे, यस। ब्लैक सॉइल के और भी पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझना। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, राइट। जब बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम चल रहा होता है ना, जब क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्रैक्स डीप लेवल पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो विच हेल्प इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल, तो काफी हेल्प मिलती है मतलब ब्लैक सॉइल को, राइट, ड्यूरिंग हॉट वेदर, गर्माहट वाले टाइम पे जो डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं, आप ये देख रहे हो ना, इस तरीके से, सिंपल। So these soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period, right? देखो ये वाली soils को मतलब जब wet सूखे सीजन चल रहे होते हैं, right? तो काफी मतलब वेट, जब गीला सीजन चल रहा होता है ना, जब काफी गीला मतलब हो जाता है, तो काफी डिफिकल्ट होता है वर्क कर पाना इस वाले सॉइल से, तो इसलिए प्रॉपर टाइल वगैरह लगानी पड़ती है मॉनसून के पीरियड के बाद या मॉनसून के पीरियड से पहले, राइट। क्योंकि जब गीली हो जाती है इस टाइप की मिट्टी, तो वर्क करना बंद कर देती है, काम करना
बंद कर देती है। तो भाई अगर गीली हो जाएगी ब्लैक सॉइल तो किसी काम की नहीं आएगी, इसलिए प्री मानसून पीरियड या आफ्टर मानसून इसे टाइल्ड किया जाता है, यानी प्रॉपर इस पे टाइल वगैरह लगाई जाती है। सिंपल, समझ पा रहे हो ना? तो भाई हर टाइप ऑफ सॉइल्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट? सो दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, राइट? मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़, एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली, राइट? मतलब इन इलाके तक ये वाली सॉइल कवर हो रही है, मतलब यहाँ पर फाउंड होती है, यानी यहाँ पाई जाती है। सिंपल। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो ब्लैक सॉइल। यस। अब देखो, तो अब समझते हैं रेड एंड येलो सॉइल, मतलब वो मिट्टी जो रेड होती है कलर वाइज एंड येलो, राइट? सो रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। रेड सॉइल वहां डेवलप होती है जहां पे बारिश कम हो रही है, राइट? और इग्नियस रॉक्स वगैरह वहां पर ज्यादा होती है, मतलब इस टाइप के, राइट? तो वहां पर रेड सॉइल डेवलप होती है। सिंपल। तो दीज सॉइल डेवलप आ रेडिश कलर, ऑब्वियसली लाल कलर की होती है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इनकी डिफ्यूजन से, मतलब कि जो भी ये रेड सॉइल की फॉर्मेशन है ना, राइट, या ये वाली सॉइल जो डेवलप होती है रेडिश कलर में होती है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, मतलब आयरन डिफ्यूजन से, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वाली जो सॉइल से डेवलप कैसे होती है। इट लुक्स येलो व्हेन इट्स अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, राइट? येलो कलर की भी होती है रेड एंड येलो सॉइल, ऑब्वियसली येलो वाली येलो कलर की, रेड वाली रेड कलर की। सिंपल। इट इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, मतलब यहाँ पे ये वाली सॉइल पाई जाती है। तो कई बार मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, सॉइल की क्लासिफिकेशन करते वक्त एक तो फीचर पता होना चाहिए, वो डेवलप कहां होती है प्रॉपर, फाउंडिंग रीजन पता होना चाहिए कि वो कहां कहां पाई जाती है। सिंपल। रेड एंड येलो सॉइल समझ आ गया? सिंपल। अब समझते हैं लेटराइट सॉइल। भाई लेटराइट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है। लेटर विच मींस ब्रिक, पत्थर, इसको हम क्या कहते हैं? पत्थर। लेटर मतलब पत्थर, पत्थर से बनाई हुई मिट्टी। सिंपल। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लेटराइट सॉइल डेवलप होती है विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, मतलब जो भी सीजन है, चाहे वो गीला सीजन हो या सूखा सीजन हो, राइट? तो ऑब्वियसली भाई ये डेवलप होती है दोनों सीजन में। सिंपल। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, जहां पे ज्यादा बारिश हो रही है, राइट, वहां पे ये वाली सॉइल मतलब ऑब्वियसली काफी अच्छा रिजल्ट देती है और बहुत बढ़िया रहता है। सिंपल। लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर, नेचर वाइज काफी एसिडिक होती है, एंड जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब ज्यादातर प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये डेफिशिएंट मानी जाती है, राइट? लेटराइट सॉइल। अब देखो, इट इज फाउंड इन, फिर फाउंडिंग रीजन पता होना चाहिए, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट? ये क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, ध्यान रखना। वेयर दिस सॉइल, जहां पे ये सॉइल सपोर्ट कर रही है डेसिडियस एवरग्रीन फॉरेस्ट को, जो डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस, राइट? पढ़ा है ना 9th में, याद आया? याद आया कुछ? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें। इट इज ह्यूमस रिच, काफी ह्यूमस होता है, राइट? बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एराइड एनवायरनमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर, राइट? तो जहां जहां पर ये मतलब सॉइल सपोर्ट कर रही है डेसिडियस एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट इज ह्यूमस रिच, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन, स्पार्स वेजिटेशन के अंडर होती है। सेमी एराइड एनवायरनमेंट जहां होता है इट इज जनरली ह्यूमस पुअर, वहां पे ह्यूमस पुअर माना जाता है। आफ्टर अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। जो भी हिली एरियाज हैं ये वाले, यहाँ पे ज्यादातर टी की मतलब फार्मिंग में, कॉफी की फार्मिंग में, इनकी फार्मिंग में, प्लांटेशन फार्मिंग में ज्यादातर यूजफुल मानी जाती है लेटराइट सॉइल। याद कर लेना किस चीज में यूजफुल होती है, क्या है, राइट? रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुइटेबल फॉर लाइक सुइटेबल क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स, नट्स वगैरह के मतलब इसमें ग्रोथ में काफी सुइटेबल मानी जाती है। आई होप समझ आ गया हो। लेटराइट सॉइल। यस। अराइट सॉइल, अराइट सॉइल,
अराइड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, राइट, रेड से ब्राउन. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, सलाइन इन नेचर, राइट. टेक्सचर के अंदर ये सैंडी मानी जाती है और नेचर के अंदर सलाइन होती है. सिंपल, राइट. इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई. कुछ एरिया में सॉल्ट का कंटेंट काफी हाई होता है. एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द वाटर. और जो कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है ना, पानी को एवापोरेट करके होता है, राइट, एवापोरेशन एक्टिविटी करके. सिंपल. तो ये आपने ध्यान रखना है, कुछ एरिया में सॉल्ट कंटेंट काफी हाई होता है. सिंपल. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर, इनकी वजह से एवापोरेशन तेजी से हो जाता है, इज फास्टर. एंड द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर. फिर सॉइल में ह्यूमस नहीं होती और मॉइस्चर भी नहीं होती. सिंपल, राइट. ड्राई क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, ये भी याद रख लेना. सो द लोअर हॉरिजोन्स ऑफ द सॉइल्स आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर. मतलब जो लोअर हॉरिजोन होता है ना, सिंपल, जो नीचे का हिस्सा होता है ऐसे, तो वो ऑक्यूपाइड होता है कंकड़ों से, इस टाइप ऑफ सॉइल में, राइट, सॉइल में, राइट. क्यों? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, क्योंकि जो कैल्शियम का कंटेंट है ना, वो बढ़ता रहता है. एंड द कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम हॉरिजोन्स रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशंस ऑफ वाटर, राइट. और वो वाटर के इनफिल्ट्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है. सिंपल, राइट. तो ये तुम सबको पता होना चाहिए कि जो लोअर हॉरिजोन्स होता है इस सॉइल का, जो नीचे का हिस्सा होता है, कंकड़ों से ऑक्यूपाइड रहता है, राइट. सिंपल. तो ये तुम्हें याद कर लेना है. मतलब अराइड सॉइल भी पता होना चाहिए कि इस टाइप की मिट्टी कैसी होती है और कैसे पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, राइट. तो अब फॉरेस्ट सॉइल को समझते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल मतलब कौन से टाइप की होती है. दीज सॉइल्स आर फाउंड इन दी हिली रीजन्स में पाई जाती है. मतलब माउंटेनियस रीजन्स में, पहाड़ी इलाकों में, जो भी हिल स्टेशंस वगैरह है, राइट. दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन दी अपर स्लोप. जैसे आप देखते हो ना, ये बहुत लोमी होती है, काफी सिल्टी होती है, राइट. तो इस तरीके से ये वाली सॉइल फॉरेस्ट सॉइल कहलाती है. सिंपल. इन दी स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज, मतलब जो भी हिमालयाज के एरिया हैं वहां पे स्नो मतलब बर्फ के उससे कवर्ड होता है सब कुछ. दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेन्यूडेशंस एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, राइट. इसलिए इस टाइप की मतलब सॉइल जो होती है ना, वो एसिडिक होती है, पूरे लो ह्यूमस कंटेंट के साथ, राइट. पूरे लो ह्यूमस कंटेंट के साथ एसिडिक होती है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली स्नो से कवर्ड होती है ना, तो इस चीज को भी समझना है. सिंपल. फॉरेस्ट सॉइल एंड द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, वैलीज के लोअर पार्ट्स में भी फाउंड होती है वाली टाइप की सॉइल. पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एल्यूवियल फेंस आर फर्टाइल. सिंपल, राइट. तो झड़ से बस इतना ध्यान रख लेना भाई, फॉरेस्ट सॉइल वो होती है जो जंगल के आसपास पाई जाए, माउंटेन एरियाज के पास पास. ये बस तुम्हें याद रखना है, इस टाइप की सॉइल. आई थिंक आपको क्लियर है. आई होप आपको समझ आ गया हो टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल्स की प्रॉपर क्लासिफिकेशन, राइट. अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे. ये मैप आप देख लेना, मतलब ऑब्वियसली ये मैप देख लेना, अच्छे से देख लेना. सिंपल. स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब आप कर सकते हो इसको कि कौन से टाइप की सॉइल कहाँ कहाँ पर है. रीजन वाइज रीजन आइडेंटिफाई करने हैं अगर क्वेश्चन आ जाए तो, राइट. अब आगे चलते हैं, सॉइल इरोजन समझेंगे, उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन समझेंगे, राइट. तो इरोजन मतलब जो इरोड होती है सॉइल, किस वजह से होती है. द वियरिंग अवे ऑफ अ फील्ड स्टॉप सॉइल बाय द नेचुरल फिजिकल फोर्सेस ऑफ वाटर एंड विंड और थ्रू फोर्सेस एसोसिएटेड विद फार्मिंग एक्टिविटीज, राइट. मतलब ये है कि जितनी भी फार्मिंग एक्टिविटीज चलती है, खेती बाड़ी की जितनी एक्टिविटीज चलती है, उसके अंदर जो भी टॉप सॉइल होती है ना, वो उस फ्लो से, उस वाटर के फ्लो से या फिर उस विंड से, हवा के झोंके से क्या हो जाती है, टॉप सॉइल इरोड हो जाती है. क्या हो जाती है? इरोड हो जाती है, कट जाती है. यस, सिंपल. तो सॉइल रीजन का सबसे पहला पॉइंट ये है इरोजन का, राइट. द बैलेंस बिटवीन सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, जो बैलेंस होता है ना सॉइल की फॉर्मेशन का और इरोजन का, इज डिस्टर्ब्ड, परेशान हो जाता है. किस वजह से?
ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, डिफॉरेस्टेशन भी ह्यूमन एक्टिविटी है, माइनिंग भी ह्यूमन एक्टिविटी है। इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन के बीच का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। आई होप समझ आ रहा हो। एंड नेचुरल फोर्सेस, लाइक ऑब्वियसली नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी डिस्टर्ब होता है, सिंपल बैलेंस दोनों के बीच, सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन। विंड, तेज विंड चलेगी तो ऑब्वियसली वाटर फ्लो तेज आएगा, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन लीड करेगी, लीड टू सॉइल इरोजन, राइट। तो सॉइल इरोजन ये है, आई होप समझ आ गया हो, यस, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, द रनिंग वाटर, जो पानी रन होता है, कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स, जो क्लेई सॉइल्स होता है ना, पानी की वजह से कट हो जाता है, एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुलीज, मतलब बड़े बड़े लेवल पे गुलीज, ये गुलीज रीजन भी कहलाते हैं, राइट। कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया तो ऐसे कर लेना है, राइट। द लैंड बिकम्स अनफिट, फिर जमीन इससे अनफिट बन जाती है फॉर कल्टीवेशन एक्टिविटी के लिए, एंड इज नोन एज बैड लैंड, और वही लैंड बैड लैंड भी कहलाती है। पानी का फ्लो कंटिन्यूअसली बहता जाएगा तो उससे सॉइल इरोजन होगी, यस। फिर वो लैंड किसी काम नहीं आएगी, यस, डिग्रेडेशन हो रही है, खराब हो रही है, राइट। तो गुल्ली रीजन्स भी हम इसको कहते हैं। इन दी चंबल बेसिन, मतलब चंबल साइड में, मतलब ये एग्जांपल है, सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस, इस टाइप की लैंड्स को हम क्या कहते हैं, रेवाइंस, चंबल बसीन्स, राइट, इधर के इलाके को। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रनिंग वाटर की वजह से जो भी क्लेई सॉइल्स होती है ऑब्वियसली मेक्स डीप चैनल एज गुलीज, बन जाता है, गुलीज बन जाती है, राइट। तो ये तुम्हें याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, कभी कभी क्या होता है पानी का फ्लो एज अ शीट, मतलब बड़े बड़े एरिया तक फैलता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, फिर इस केसेस में क्या है, मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पानी के फ्लो से ना, वाटर की रनिंग से क्या होता है कि जो टॉप सॉइल होती है ना, ये धुल जाती है, वॉश हो जाती है, दिस इज नोन एज शीट इरोजन, इसको हम शीट इरोजन भी कहते हैं, राइट। इसको हम सीट इरोजन भी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, राइट। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, विंड इरोजन उसे कहते हैं कि जिससे विंड के थ्रू सॉइल इरोड होती है। शीट इरोजन उसे कहते हैं जो वाटर के फ्लो से लाइक पूरी इरोड हो जाती है, लाइक जैसे टॉप सॉइल धुल जाती है। सॉइल इरोजन के रीजन भी अभी हमने समझा है, राइट। सॉइल इरोजन वाटर के फ्लो से, सिंपल। तो ध्यान रखना, मतलब ये सारे पॉइंट्स अच्छे से रिमाइंड रखना, सिंपल, क्लियर है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आएगा हमारा सॉइल कंजर्वेशन। ओए होए होए होए, कंजर्वेशन जरूरी है। तो एक होती है कॉन्टर प्लफिंग, एक होती है टेरेस फार्मिंग, एक होती है स्ट्रिप क्रॉपिंग, एक होती है शेल्टर बेल्ट्स, अफॉरेस्टेशन, राइट। इन सब मेथड से सॉइल की कंजर्वेशन की जा सकती है, दिस आर ऑल कंजर्वेशन मेथड्स। अब इसे आप मतलब रीड करके भी समझ सकते हो, बट फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। प्लफिंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस, मतलब जो प्लफिंग हो रही है ना, एक लाइन से चल रही है, खेतों में जितनी मतलब पानी फैलाया जा रहा है, जो भी प्लफिंग एक्टिविटी हो रही है, उसको एक लाइन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। कैन रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, उसमें क्या होता है कि जहां पानी जाना चाहिए वहीं जाता है, सिस्टम है ये, मतलब कंजर्वेशन का भी एक बहुत अच्छा तरीका है सॉइल को बचाने का, सेफ रखने का, राइट। फिर टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग का मतलब ये नहीं है छत के ऊपर खेती कर रहे हैं। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप ऑफ लैंड, लैंड के आसपास जो है कट आउट करके, मतलब थोड़ा उसमें दोबारा रिसेंबल टेरेसिस और स्टेप्स क्रिएट कर देना। अभी फिगर भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी आगे कि इस तरीके से टेरेस फार्मिंग की जाती है, सिंपल, मतलब धीरे धीरे लैंड के ऊपर जाना टाइप, सिस्टम सेट कर लेना टाइप। स्ट्रिप क्रॉपिंग, कल्टीवेशन इन विच डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है, आर सोन इन ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, राइट। स्ट्रिप क्रॉपिंग की वजह से सॉइल इरोजन रुक जाती है, राइट। तो कंजर्वेशन का ये मेथड है, ये याद रखना। शेल्टर बेड्स, अलग अलग बेल्ट्स अलग अलग तरीके से लगा देना, रोज ऑफ ट्रीज, ये भाई ट्रीज की रो है, राइट, तो ट्रीज की रो बनी रहेगी। और प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर, शेल्टर बेल्ट इसे कहते हैं, राइट। अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन ना करना, अफॉरेस्टेशन, राइट। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को एस्टेब्लिश करना, और ट्रीज इन एन एरिया, किसी भी एरिया में हरे भरे पेड़ लगाना, वेयर देयर वॉज नो प्रीवियस ट्री,
कवर, जहां पे कोई पहले से ट्री ना हो वहां पे ट्री वगैरह प्लांट करना, राइट। अफॉरेस्टेशन की वजह से भी भाई ऑब्वियसली ये भी एक मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। अब आप इस फिगर को देखो, राइट, यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा आपको, गंटर फ्लफिंग, टेरेस फार्मिंग, अफॉरेस्टेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, राइट, ये सारे एग्जांपल आ जाते हैं यहाँ पर। अब आप समझ सकते हो ये पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, राइट। इस तरीके से सॉइल की कंजर्वेशन की जा सकती है और ऑब्वियसली जानते ही है ना। अब कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपने मतलब अपने आप होमवर्क में सॉल्व कर लेने हैं। यहां से कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के भी यहां पर क्वेश्चंस अवेलेबल है, राइट। क्वेश्चंस तो पता ही होने चाहिए कि कैसे आते हैं। यस, स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लो यार, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को तैयार करने में, वैल्यू दो भाई। होमवर्क में ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन देख लो आप, कौन सी चीज यहाँ पर मिस है, तो ये भी मतलब आपको चैलेंज दे रहा हूं भाई, सॉल्व करके फटाफट आंसर चाहे कमेंट में डाल देना या फिर मतलब जैसे भी दे देना, मगर दे देना। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप करके भी दे सकते हो आंसर, राइट, बिल्कुल दे सकते हो। होमवर्क, ये सारा होमवर्क रहेगा, देख लो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। तो दैट इज ऑल फॉर माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको समझ आ गया हो। मिलते हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट में, डेवलपमेंट, राइट। और मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम पार्ट्स में आपका चैप्टर कवर करें। अब कुछ चैप्टर्स लेंदी होते हैं तो ऑब्वियसली यार 1 2 3 पार्ट आ सकते हैं, बट कोशिश मेरी यही रहती है कि सिंगल पार्ट में हो जाए चैप्टर, मैक्सिमम 2 में हो जाए, राइट। सो दैट इज ऑल, दैट इज ऑल, बाय बाय एवरीवन। चलो भाई, मजे आ गए, ये चलते हैं, बाय बाय।